हेलो गाइस, तो आज हम आपके लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गॉड ऑफ लोटस। इस सीरीज की कहानी बीटीटीएच की कहानी से थोड़ी बहुत मैच करती है। जिस प्रकार से जियान बचपन में जीनियस था लेकिन बाद में उसकी एनर्जी इंक्रीज होना रुक गई थी, उसी प्रकार हमारी कहानी का भी हीरो बचपन में काफी टैलेंटेड था लेकिन उसके बाद उसकी पावर में कोई इजाफा नहीं हो रहा था। तो अब देखना ये है कि हमारा हीरो भी जियान की तरह क्या क्या करामात करता है और अपनी पावर को वापस गेन करता है या नहीं। तो चलिए हम अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत ग्रीन लोटस वैली से होती है, जहां हम एक मास्टर को देखते हैं जो कि दो बच्चों के साथ बैठे हुए थे। वे बच्चे उन्हें ग्रैंडपा करके बुला रहे थे। यहाँ बैठे उस लड़के का नाम चेंगलिंग है और यही हमारी कहानी का मेल हीरो है। यहाँ पर मास्टर उन्हें कुछ कहानी सुना रहे होते हैं। अब कहानी खत्म होती है और तभी कुछ बच्चे आकर चेंग के हाथ से उसकी बांसुरी छीनकर ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो लड़की जो चेंग के साथ बैठी हुई थी वो अपनी स्किल का यूज करके उसकी बांसुरी को वापस ले आती है। इस लड़की का नाम सियाव है और ये चेंग की बहुत अच्छी दोस्त है। साथ ही साथ चेंग को हमेशा प्रोटेक्ट करती है क्योंकि ये चेंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। इसके बाद मास्टर इन दोनों से कहते हैं कि चलो अब टाइम हो गया है इस सॉ टेप को टच करने का। दरअसल सॉ टेप एक एंशिएंट स्टोन है जिसको टच करने के बाद कल्टीवेटर का रैंक टैलेंट पता चलता है और ये चीज बचपन में ही चेक कर ली जाती है। जिसके साथ ही हमारा हीरो अभी के लिए सिर्फ 6 साल का ही है। इसके बावजूद भी वो अभी से जीनियस माना जाता है क्योंकि उसके पास जो नॉलेज था वो किसी 6 साल के बच्चे से ज्यादा था। लेकिन 6 साल के बाद वो जीनियस की कैटेगरी में आना बंद हो गया। वैसे तो इसका रीजन भी उसे खुद नहीं पता था कि वो कैसे पहले से इतना बदल चुका है। फिर वो उस स्टोन पर हाथ रखता है तो उस स्टोन का ऑरा उसके हाथ के पास घूम रहा था और इस ऑरा को उसकी बॉडी भी फील कर पा रही थी। यहाँ तक कि उसके सोल सी में ये ऑरा उसके पेट की तरफ जा रहा था जिससे उसे थोड़ा सा पेन होता है। लेकिन उसके बाद उस स्टोन से कोई भी रिलम शो नहीं होता है, जिसका मतलब है कि अभी के लिए चेंग किसी भी रिलम पर नहीं पहुंचा है। ये बात जानकर चेंग काफी निराश हो जाता है। जिसके बाद सियाव उस स्टोन को टच करती है तो उस स्टोन में पूरी एनर्जी फैलने लगती है और उसका लेवल शो हो जाता है, जिस पर मास्टर उसे बताते हैं कि वो रिफाइनिंग के 9th लेवल पर है। साथ ही साथ वो उसे कहते हैं कि तुम एक जीनियस हो और तुम्हारा होना हमारे लोटस वैली के लिए लक की बात है। जिसके बाद चेंग यहाँ से जाने लगता है लेकिन मास्टर उसे रोककर कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी तो एक जीनियस हो। चिंता मत करो, भले ही आज नहीं लेकिन 1 से 2 साल के बाद तुम इस स्टोन को एक्टिवेट कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। इस बात से चेंग भी खुश हो जाता है। इसके बाद 10 साल के लीव के बाद हमारा हीरो अब पूरे 16 साल का हो चुका था लेकिन अब तक उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट शो नहीं हुआ था। फिर भी वो आज सॉ टेप को टच करने वाली जगह पर जा रहा होता है। यहाँ पहुँचने के साथ ही सबसे पहले हम सियाव को देखते हैं जो यंग होने के साथ साथ काफी ब्यूटीफुल भी हो गई होती है, जो अपने बाकी के स्टूडेंट के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। अब यहाँ आने के साथ ही चेंग उस स्टोन के पास जाकर उसे टच करता है और फिर से उसके हाथ के पास एनर्जी ऑरा घूमने लगता है और उसके पेट की तरफ जाने लगती है, जिसमें उसे काफी पेन हो रहा होता है। और एक बार फिर वही होता है जो पहले हुआ था। चेंग इस बार हार नहीं मानता और फिर दोबारा ट्राई करता है लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं होता। इस टाइम उसने पूरी फोर्स के साथ एफर्ट दिया था जिसके कारण उसकी बॉडी ग्लो करने लगी और वो उस एनर्जी को फील भी कर रहा होता है। लेकिन वो एनर्जी उसकी बॉडी से बाहर नहीं आती और स्टोन पर कोई भी लेवल शो नहीं होता। चेंग अपने आप को फोर्स कर रहा होता है इसीलिए स्टोन उसे पीछे ढकेल देता है। जिसके साथ ही चेंग सोचता है कि मैं भले ही कितनी ही कोशिश क्यों न कर लूं लेकिन मैं इसे पार नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब मेरे उसी साइक्लोन के कारण हो रहा है जिसके साथ मैं पैदा हुआ हूँ। ये साइक्लोन हर प्रकार की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है जिस कारण चेंग अब तक फर्स्ट स्टेज को भी पार नहीं कर पाया। अब जब वो यहाँ से जा रहा था तभी मास्टर यू जो उसके ग्रैंडपा भी है कहते हैं तुम अभी सिर्फ 16 साल के हो, तुम्हें अभी से डिप्रेशन फील करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे पास पूरी लाइफ पड़ी है अपनी पावर और कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, इसलिए तुम गिव अप करने का आइडिया छोड़ दो। फिर चेंग के दोस्त भी उस स्टोन को टच कर अपना अपना लेवल पता करते हैं और फिर चेंग के पास आकर उसे परेशान करके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके साथ ही वो कहते हैं कि 10 साल बीत गए हैं लेकिन तुमने कोई भी इम्प्रूवमेंट शो नहीं की है। तुम्हारे फादर इतने महान थे, अगर हम तुम्हारी जगह होते तो चेंग दी रेनम पर तो पहुंच ही गए होते। इस पर चेंग कहता है अच्छा तो तुम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो, मुझे तो नहीं लगता कि तुम पूरी लाइफ में भी वहां तक पहुंच पाओगे। जिसके बाद मास्टर सियाओ को स्टोन टच करने को कहते हैं। जैसे ही सियाओ उस स्टोन को टच करती है तो वहां काफी मात्रा में एनर्जी फैलने लगती है और फिर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। ये देख मास्टर यू हंसते हुए कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम मेरे असली ग्रैंडसन हो, तुम ऑलरेडी स्पिरिट गैदरिंग के 8th लेवल पर पहुंच चुकी हो। जिसके साथ ही सियाव नीचे आती है और चेंग के साथ खड़े दोनों लड़के को मारते हुए वार्न करते हुए कहती है कि
दोबारा चेंग को परेशान करने का सोचना भी नहीं। साथ ही साथ वो चेंग से भी गिव अप नहीं करने का कहती है, जिसके बाद चेंग आगे आकर उसे मोटिवेट करने के लिए थैंक्स करता है और कहता है मैं भी अपने फादर की तरह पावरफुल बनकर दिखाऊंगा। इस पर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने ही वाले होते हैं कि सियाओ उन्हें अपने एंग्री लुक से डरा देती है, जिस पर वो डर के मारे चेंग को अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि और नहीं तो क्या, उस पोजीशन को तुम्हारे अलावा कोई ले ही नहीं सकता। इसके बाद सीन चेंज होता है। मास्टर यू और दूसरे मास्टर आपस में कुछ डिस्कस करते हुए कहते हैं कि सिया वाकई में बेहद स्ट्रॉन्ग है और ये हमारी लोटस वैली के लिए एक गिफ्ट है। इसकी पावर काफी रेयर है। जिसके साथ ही मास्टर सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि हम अब सॉर्ड पवेलियन जाने वाले हैं, जहां आज के टेस्ट के साथ साथ तुम सबके लिए सॉर्ड भी ढूंढेंगे। वो सॉर्ड अपना मास्टर खुद चुनती है। जिसके साथ ही वे सभी लोटस पर बैठकर सॉर्ड पवेलियन की ओर जाने लगते हैं। अब यहाँ जाते वक्त चेंग सोचता है कि मुझे हर हाल में एम्परर सॉर्ड को ढूंढना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो सॉर्ड मुझे अपना मास्टर चुनेगी या भी नहीं, जस्ट बिकॉज मेरा कल्टीवेशन लेवल काफी कमजोर है और वो सॉर्ड कोई मामूली सॉर्ड नहीं है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि चेंग के फादर गायब हो गए थे। इतने सालों में उनकी कोई खबर नहीं थी और न ही उनका कोई अता पता था, इसलिए चेंग खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर उन्हें ढूंढना चाहता था। इसके साथ ही हम देखते हैं कि सियाओ भी यही बात कर रही थी कि उसे भी एम्परर सॉर्ड ढूंढनी है और अपने पेरेंट्स को बचाना है। अब वे सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही मास्टर यू और बाकी सब वहाँ उतरते हैं, वो जगह हिलने लगती है। ये देख मास्टर शॉक्ड थे और वो पीछे मुड़कर कहते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, और वो इस बात का पता लगाने के लिए डिवाइन मिरर में देखते हैं तो उन्हें कई सारे लोग उन्हीं की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। और उनमें से एक पर्सन को देख मास्टर यू कहते हैं कि ये तो डीमन क्लेन के जनरल है। जिसके बाद मास्टर यू सबको बताते हैं कि मैंने सुना है कि डीमन जनरल ह्यूमन इमॉर्टल रिलम जितना ताकतवर है। इसके बाद दूसरे मास्टर भी कहते हैं कि कुछ समय पहले इस डीमन जनरल ने एक वैली को पूरी तरीके से अटैक कर खत्म कर दिया और अब ये हमारी लोटस वैली की ओर बढ़ रहा है, हमें इन्हें रोकना होगा। फिर वो मास्टर यू से कहते हैं कि ये लोग जरूर सियाओ को लेने यहाँ आए हैं क्योंकि वही हमारा रियल ट्रेजर है। इस पर मास्टर यू कहते हैं कि अभी वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि हमारी हेल्प कर पाए, इसलिए वो एक खास फॉर्मेशन को बनाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि अभी के लिए वो इनसे ना लड़ने में ही अपनी भलाई समझते हैं, क्योंकि इनके लिए उस डेमन जनरल को हराना पॉसिबल नहीं है। जिसके बाद वो उस फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके साथ ही ग्रीन लोटस अपनी अपनी पोजीशन को ले लेते हैं और सभी स्टूडेंट को एक साथ बैठा दिया जाता है और अपनी एनर्जी को कल्टीवेट करने को कहते हैं ताकि उस फॉर्मेशन को हेल्प मिल सके। जिसके बाद मास्टर यू उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं और एक शील्ड बन जाती है और धीरे धीरे वो शील्ड पूरी वैली में बन जाती है। इधर डीमन क्लेन के लोग भी वहाँ पर अटैक कर रहे थे, लेकिन उस शील्ड के बन जाने से वो अटैक उस शील्ड से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देख डीमन क्लेन की गर्ल हंसते हुए कहती है कि इन्हें क्या लगता है कि ये लोग स्पेल से हमें रोक पाएंगे। जिसके साथ ही डीमन जनरल अपने फोरहेड को टच कर उस शील्ड में एक पोर्टल ओपन कर देता है और इधर मास्टर यू और बाकी सब उस शील्ड को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। उस पोर्टल से वहाँ की सारी कंडीशन उस डीमंस को दिख रही थी और डीमन गर्ल सियाओ को देखकर कहती है कि वाकई इन सालों में ये लड़की काफी बड़ी हो गई है, लेकिन जनरल मुझे नहीं लगता कि आप इतने दूर यहाँ सिर्फ उस लड़की के लिए आए हो, ये तो सन ऑफ डेस्टिनी भी नहीं है। वहीं डीमन क्लेन का दूसरा बंदा भी कहता है कि हाँ ये तो एक लड़की है, इसलिए ये सन ऑफ डेस्टिनी नहीं हो सकती, लेकिन अभी के लिए हमें इसके पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद डीमन जनरल सबको ऑर्डर देता है कि सियाओ के अलावा रास्ते में जो कोई भी आए सबको खत्म कर सकते हो, मुझे हर हाल में वो लड़की जिंदा चाहिए। जिसके बाद वो अपने बर्ड में बैठकर उस बैरियर के ऊपर अटैक करने लगता है और इधर कई सारे लोटस जो खास एनर्जी से बने हैं वो भी निकलने लगते हैं, जिस कारण दोनों के अटैक आपस में टकराकर डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इसके बाद डीमन जनरल अपने हैंड पाम से उस बैरियर पे अटैक करता है, जिससे उस बैरियर में क्रैक आने लगते हैं, लेकिन अंदर से एनर्जी देने के कारण वो अब तक टूटा नहीं था। जिसके बाद वो बर्ड उस बैरियर पर अटैक कर उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। मास्टर यू पहले से जानते थे कि उस डीमन को हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने एक और बैरियर बना रखा था। इसके बाद कई सारे सोल्जर और बर्ड उनकी ओर आने लगते हैं। ये देख सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं और चेंग मास्टर से इसके बारे में पूछता है तो मास्टर यू बताते हैं कि अब हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं और ये बर्ड एक खतरनाक डीमन बर्ड है। अब वो बर्ड इस बैरियर की ओर बढ़ने लगी थी और यहाँ अटैक करने लगती है। इस शील्ड को मास्टर यू ही संभाल रखे थे। अब वो बर्ड अपनी फेदर अटैक करती है कि देख मास्टर एक फॉर्मेशन बनाते हैं और उस शील्ड को पावर देना बंद कर देते हैं और सारे फेदर को रोक देते हैं, मगर मास्टर यू भी एग्जॉस्ट होने लगे थे। ये देख चेंग और बाकी स्टूडेंट अपनी वैली को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आकर उन डेमन सोल्जर से फाइट करने लगते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।